गुड इवनिंग बच्चों, मैं प्रत्युष प्रियदर्शी। मेरे बारे में डिटेल्स का सेपरेट इंट्रो वीडियो अपलोडेड है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो लेके आया हूँ और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहा है। पूछते हैं मुझसे कि सर कैसा प्रमोशनल एवेन्यूज़ है। नए 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 बच्चे जो भी होते हैं, नया ज्वाइन किया है जिन्होंने, या जो ज्वाइन करने वाले हैं, उन सब के लिए और बाद बाकी और लोगों के लिए भी ये कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा कि बैंक में कहाँ तक प्रमोशन होता है, कैसे प्रमोट होते हैं, किस तरह से प्रमोट होके कहाँ किस लेवल तक पहुँच सकते हैं। तो उसको ही लेके एक ये वीडियो है और मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो और आपको अच्छा लगे। तो आइए देखते हैं कि क्या हमारे पास है। प्रमोशनल एवेन्यूज़ इन बैंकिंग सेक्टर को लेके एक टाइटल्ड ये वीडियो है। मुझे कुछ बच्चों ने सवाल किया था कि सर प्रमोशन कैसे होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या क्राइटेरिया है, अदर रिलेटेड क्वेरीज थी कि एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़ता है क्या, कोई स्पेशल डिग्री लेनी पड़ती है क्या हायर प्रमोशन के लिए, क्या कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, अगर मैं एमबीए करना चाहूँ तो क्या मुझे स्टडीज़ करने के लिए लीव मिलेगी क्या, कोर्स करने के बाद क्या मुझे बेटर पे पैकेज पे फिर से बैंक रखेगी क्या, किस लेवल तक एक पीओ जो है वो प्रमोट हो सकता है, हर एक लेवल ऑफ प्रमोशन का क्या नाम होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा, ये सारे क्वेश्चंस जनरली मुझे पूछे जाते हैं तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपको इसके बारे में बताऊं। जो स्पेशली है ये प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए के हिसाब से मैंने इसको किया है कि प्रमोशन कैसे क्या होता है। देखिए, प्रमोशन के जनरली अक्रॉस द बैंक, ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑलमोस्ट सेम होता है और दो चैनल्स होते हैं प्रमोशन के। ठीक है, दो तरह के तरीके होते हैं प्रमोट करने के। एक तो फास्ट ट्रैक और एक या मेरिट चैनल, ठीक है ना, और दूसरा होता है सीनियरिटी लेवल चैनल या नॉर्मल ट्रैक। ठीक है, अब क्या डिफरेंस होता है दोनों में। फर्स्ट जो चैनल है जिसको फास्ट ट्रैक या मेरिट चैनल कहते हैं, उसके नाम से ही आपको कुछ लग रहा होगा कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा मेरिट की जरूरत है या कुछ ऐसा प्रमोशन मिलता होगा जो बहुत तेजी से होता होगा। तो हाँ दोस्तों, हाँ बच्चों, ये प्रमोशन जो सर्विस रिक्वायरमेंट होती है अक्रॉस द बैंक, करीब 2.5 साल से लेके 3 साल की सर्विस आपके रेस्पेक्टिव स्केल में आपने की होनी चाहिए। और आपको एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में अगर मार्किंग सिस्टम है तो कम से कम 75% मार्क्स आने चाहिए, और अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो फिर ए ग्रेड आपको होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एटलीस्ट एग्रीगेट 3 इयर्स का मतलब आपको 3 साल आपने काम करा तो हर एक साल में आपको उन 75%, 75%, 75% मिनिमम आपको मार्क्स होने चाहिए, उसे अबव होते हो सकते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम है तो ए ग्रेड कम से कम होना चाहिए आपका, तीनों साल एग्रीगेट अगर करें तो। ठीक है, सेकेंड चैनल मीन्स नॉर्मल चैनल और सीनियरिटी चैनल, मतलब कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं होगा, देखने से ही लग रहा है नॉर्मल चीजें होंगी। तो इसमें भी जनरली क्या होता है कि करीब 4 से 5 साल की सर्विस मिनिमम होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और जो रिस्पेक्टिव स्केल है उसमें मतलब 5 साल आपको सर्व किया हुआ होना चाहिए, और एग्रीगेट जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है, एपीआर होता है, उसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, या बी और बी प्लस प्लस, बी डबल बी, सॉरी, बी या डबल बी ग्रेड आपका अगर ग्रेडिंग सिस्टम दे रहा है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्रेडिंग सिस्टम है, तो डबल बी ग्रेड कम से कम होना चाहिए आपका, या बी ग्रेड कम से कम होना चाहिए। कुछ बैंक्स जो हैं इस क्राइटेरिया से भी रिलैक्स रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स, 55%, 50%, बट कमो बेस स्टैंडर्ड जो है वो यही है कि आपको 60% नॉर्मल चैनल में या सीनियरिटी चैनल में इतना होना चाहिए, और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस उस रेस्पेक्टिव स्केल में होना चाहिए जिससे आप ऊपर के स्केल में जाना चाहते हैं। अब देखिए, स्टार्टिंग करूं मैं, जो थोड़ा सा पीओ से स्टार्ट होगा, आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में आप स्टार्ट करेंगे। प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद किसी सेक्शन में आपको ऑफिसर इंचार्ज या ऑफिस इंचार्ज के रूप में
बैंक अपनी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगी। डिफरेंट सेक्शंस होते हैं बैंकिंग में, ऑपरेशन हो गया, एडवांसेस हो गया, क्रेडिट मॉनिटरिंग हो गया, प्रायोरिटी सेक्टर का काम होता रहता है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ठीक है। अलग अलग सेक्शन में किसी सेक्शन में आपको ऑफिसर के रूप में डिप्यूट रहना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। देखिए, अब मैं अगर ऑपरेशन, क्रेडिट मॉनिटरिंग, एडवांसेस और डिफरेंट सेक्शंस की को लेके अलग वीडियो फिर बाद में बनाऊंगा, क्योंकि इसकी डिटेलिंग में जाना मेरा आज के वीडियो का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है प्रमोशन एंड हायरार्की को लेके, तो हम लोग इसको सिंपल रखेंगे थोड़ा। तो अब देखिए क्या होता है, ये जो रूल है सीनियरिटी चैनल और नॉर्मल चैनल का या फास्ट ट्रैक चैनल का, ये स्केल 4 तक इसको फॉलो किया जाता है जनरली। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं पीओ से। पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर मतलब JMGS, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, इसको इसमें डेजिग्नेट किया जाता है, ठीक है। इसमें प्रमोशन के लिए, यहां से प्रमोशन के लिए मतलब ऊपर स्केल के प्रमोशन के लिए आपको 3 साल मिनिमम काम किया हुआ होना चाहिए। अब आप एलिजिबल हो जाते हैं कि फास्ट ट्रैक या मेरिट चैनल के थ्रू आपको प्रमोशन मिलेगा। अब जनरली क्या होता है, एक रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर आपका सिलेक्शन स्केल 2 के लिए होता है। स्केल 2 मतलब होता है, स्केल 2 के अधिकारी को क्या कहते हैं, MMGS2 मिस मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2। ओके, कहा जाता है अगर आपका मान के चलिए कि इस स्केल में नहीं हुआ तो फिर आप अगले साल दें, फिर अगले साल दें, फिर धीरे धीरे अगर आपकी सर्विस जो टेन्योर है वो बढ़ती चली जाएगी तो आप नॉर्मल ट्रैक में आ जाएंगे। 5 साल सर्विस आपने कर लिया तो नॉर्मल ट्रैक में फिर आप अपीयर हो सकते हैं, लेकिन आपने 3 साल बाद ही एलिजिबल हो जाएंगे, 2.5 से 3 साल बाद आप फास्ट ट्रैक में प्रमोट होने के लिए, ठीक है। देखिए, स्केल 2 में जो डेजिग्नेशन होता है वो मैनेजर का होता है। स्केल 1 तक आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर, ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर, ज्वाइंट मैनेजर, ऐसे ऐसे डेजिग्नेशन के रूप में रखे जाते हैं, लेकिन स्केल 2 से आप मैनेजर कहे जाते हैं। और कुछ कुछ जगहों पे अलग अलग तरह से नाम लिया जा सकता है, लेकिन मैनेजर कहा जाता है। हो सकता है कि बहुत बड़ा ब्रांच हो तो आप उसमें ज्वाइंट मैनेजर के रूप में भी रह सकते हैं। अब जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रांच है जिसको बड़े अधिकारी, स्केल 4-5 के अधिकारी उसको संभाल रहे हैं, तो वहां पे आपका छोटा रोल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ स्केल 2 में आते ही आप मैनेजर के रूप में डिजिग्नेट होते हैं और साथ ही साथ यहाँ से ब्रांच हेड बनाने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। आपको ब्रांच में ब्रांच हेड के रूप में अलॉटमेंट मिलना चालू हो जाता है, एलिजिबल हो जाते हैं। स्केल 1 में बहुत कम मिलता है, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कहें तो मुझे बना दिया गया था, तो स्केल 1 में ही शायद उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी देखी होगी, तो बहुत कम होता है ऐसा कि स्केल 1 के बच्चों को बनाया जाए ब्रांच हेड। चलिए तो आगे देखते हैं। फिर यहाँ आप स्केल 2 में फिर मिनिमम 3 इयर्स वर्क करिए या 5 इयर्स वर्क करिए, तो सीनियरिटी चैनल में 3 इयर्स वर्क के बाद एलिजिबल हो जाते हैं आप सीनियर मैनेजर के लिए। MMGS3 मीन्स मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, जिसको सीनियर मैनेजर कहा जाता है। सेम वही प्रोसेस है, एग्जामिनेशन देना है, पास करना है, यू बिकम, उसके बाद पास करते हैं अगर आप, तो तब आप फिर आ जाते हैं SMGS4 मीन्स सीनियर। अब मिडिल मैनेजमेंट से आप सीनियर मैनेजमेंट में आ गए, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4, इसको चीफ मैनेजर कहा जाता है। यहां से आप एग्जीक्यूटिव्स के रूप में बैंकिंग इंडस्ट्री में पहचाने जाने लगते हैं। मतलब आप अब ऑफिस बियरर की तरह बड़े ऑफिसेज में आपको एक इंपॉर्टेंट पोस्ट दिया जाने लगता है अदर देन ब्रांचेस। ओके, देने के लिए एलिजिबल हो, जैसे रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, सर्किल ऑफिस, लोकल हेड ऑफिस, इस तरह की जिस तरह की के आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं वहां पे आपको इंपॉर्टेंट की पोस्ट मिलना चालू हो जाता है इस स्केल से, ठीक है। अब आइए बच्चों की, अब क्या चेंज होता है स्केल 4 से। अब प्रोसेस नॉर्मल ट्रैक का नहीं रहता है, अब आपको हमेशा 75% मार्क्स आना चाहिए हर एक फिनेंशियल ईयर में, एग्रीगेट होना चाहिए, या आपका इंडिविजुअली सब सारे के सारे फिनेंशियल ईयर में 75% APR होना चाहिए। और किसी भी साल अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो किसी भी साल 75% से नीचे नहीं होता है। ग्रेडिंग सिस्टम है तो A ग्रेड से नीचे नहीं होना चाहिए, तब आप
स्केल 5 में प्रमोट होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें भी 3 इयर्स की सर्विस है। स्केल 5 को कहा जाता है SMGS 5, मीन सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 5। यहां से आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर कहे जाते हैं, मतलब कि सहायक महाप्रबंधक। यहां से चालू होता है आपका कैडर, ठीक है ना। अब क्या है, कैडर की स्पेशलिटी क्या है, एजीएम अगर बनेगा, कोई जनरल मैनेजरशिप में आ गया, जैसे ही जनरल मैनेजर आपके नाम से जुड़ गया तो इसको एक कैडर में डिफाइन किया जाता है। यहां से आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई करने लगती है अपने एक तरह से कहें तो एम्प्लॉय के रूप में, या आपको जो कुछ कुछ फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लास 1 ऑफिसर्स को मिलती है, जैसे आपको गाड़ी मिल जाएगी सेपरेट, उस पर आप भारत सरकार वित्त मंत्रालय अंडरटेकिंग भारत सरकार लिखवा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक जो पैनल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर फिनांस मिनिस्ट्री अंडरटेकिंग का, आप बोर्ड लगवा सकते हैं, ऑफिशियल यूज कर सकते हैं, उसका ऑफिशियल गाड़ी मिल जाती है आपको, ठीक है ना। एक अलग तरह का ट्रीटमेंट आपका चालू हो जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री में भी, और एक तरह से आप आइडेंटिफाई हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं इस तरह से। तो आप एक तरह से इंपॉर्टेंट की पर्सन हो जाते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। यहां से नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए, नेक्स्ट प्रमोशन के लिए सॉरी, आपको जनरली अक्रॉस द बैंक सिर्फ इंटरव्यू होता है और बैंक के बिजनेस फिगर्स की बात की जाती है, उसके बाद कुछ बात नहीं होता है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर में प्रमोट होने के लिए, साथ ही साथ असिस्टेंट जनरल मैनेजर से ऊपर के स्केल में प्रमोट होने के लिए, ये स्केल 5 का पोस्ट है, ठीक है ना, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। यहां से ऊपर जाने के लिए आपको सिर्फ इंटरव्यू होगा और साथ ही साथ आपका सिर्फ बैंक के बिजनेस के बारे में बात की जाएगी, नथिंग एल्स, ओके। यहां से आप जब प्रमोट होते हैं ना, तो आप TEG 6 मीन्स टॉप एग्जीक्यूटिव ग्रेड स्केल 6 में कंसीडर किए जाते हैं। इसमें कंसीडर किए जाते हैं TEGS, जैसे MMGS होता था, SMGS होता था, ठीक है ना, GMGS होता, तो यहाँ पे होता है TEGS, टॉप एग्जीक्यूटिव ग्रेड स्केल। अब यहां से होता है स्केल 6 में आते हैं आप तो DGM हो जाते हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आइडेंटिफाइड हो। स्केल 5 से ही आइडेंटिफिकेशन चालू हो जाता है। अब आप हो गए डिप्टी जनरल मैनेजर। अब यहां से फिर आप जब ऊपर स्केल में जाएंगे तो वहां पे आप TEGS स्केल 7 में जाएंगे, ठीक है। यहां पे टॉप एग्जीक्यूटिव ग्रेड स्केल 7 मीन्स आप यहां से जनरल मैनेजर के रूप में आइडेंटिफाई होने लगते हैं। जनरल मैनेजर से आप जब आप जनरल मैनेजर बनते हैं तो आपको जोनल हेड, सर्किल हेड, या जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का एक तरह से कहें तो ये एक तरह से सबसे ऊंचा पोस्ट माना जाता है। लेकिन एक पोस्ट और है जिसको बहुत सारे बैंक्स में अप्लाई नहीं होता है, बहुत सारे बैंक अप्लाई करते हैं जरूरत के हिसाब से। देखिए वो होता है स्केल 8, दैट इज TEGS टॉप एग्जीक्यूटिव ग्रेड स्केल 8। इसमें होता है CGM, चीफ जनरल मैनेजर, मुख्य महाप्रबंधक। चीफ जनरल मैनेजर ये भी जोनल मैनेजर बनाए जाते हैं, सर्किल हेड बनाए जाते हैं। अगर जोन या सर्किल बहुत बड़ा हो, उसे ऐसा लगे कि नहीं जोनल मैनेजर की जगह CGM की, GM की जगह CGM की जरूरत है, तो CGM का पोस्ट क्रिएट किया जाता है और वहां पे CGM का डिप्लॉयमेंट होता है। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आइडेंटिफाइड पोस्ट है और इसमें जो है जनरली लोग हेड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस में एक बहुत बड़ा सेक्शन संभाल रहे होते हैं इस पोस्ट के लोग। और जो जो CGM है, देखिए AGM, DGM और CGM, इन सब की जो अपॉइंटमेंट होती है ना, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आइडेंटिफाइड है, क्योंकि इनका कितने लोग हैं, कितने बैंकों में कितने AGM है, कितने DGM है, कितने CGM है, इसकी रिपोर्ट रेगुलर बेसिस पे डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज, जो कि फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसकी रिपोर्ट हमेशा देनी पड़ती है बैंकों को। इसीलिए वो आइडेंटिफाई रखते हैं और वहां से भी इनके अपॉइंटमेंट, इनके डिप्लॉयमेंट, इनके रेन्यूमरेशन, इनके बहुत सारे सर्विस कंडीशंस को लेके वहां DFS से, डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रेगुलेशंस आते रहते हैं, ठीक है।
अब आ गए आप जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर बन गए, या ये एक तरह से बैंक द्वारा प्रमोट किया जाने वाला टॉप मोस्ट पोस्ट है। इस लेवल पे आके मैक्सिमम लोग सीजीएम के लेवल पे रिटायर कर जाते हैं। जो बच्चे बहुत कम एज में बैंक ज्वाइन किए हैं, जैसे 20, 21, 22 साल में ज्वाइन कर लिए हैं, उनके साथ अब और आगे बेहतर भी पोस्ट है। जैसे इससे ऊपर चीफ जनरल मैनेजर बनने के बाद आपको ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या डायरेक्टर इन बोर्ड ऑफ बैंक्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। वैसे जीएम भी एलिजिबल होते हैं जनरल में, जहां पे बिजनेस बैंक में सीजीएम का पोस्ट नहीं है वहां जीएम को भी एलिजिबल रहते हैं ईडी के पोस्ट के लिए या डायरेक्टरशिप के लिए एलिजिबल रहते हैं, तो एलिजिबिलिटी मिल जाती है। अब ईडी में क्या डिफरेंस है, तो ईडी जो होते हैं, जो बोर्ड लेवल के पदाधिकारी ये सब होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटी है, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं या प्राइम मिनिस्टर किसी को डेजिग्नेट करते हैं। फिनांस मिनिस्ट्री के अधिकारी को जो बड़े अधिकारी होते हैं फिनांस मिनिस्ट्री के, जैसे सेक्रेटरी लेवल के पदाधिकारी हो गए, या फिनांस मिनिस्ट्री में जो स्टेट फिनांस मिनिस्टर होते हैं, फिनांस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जैसे अनुराग ठाकुर कुछ दिन रहे थे उसमें, या फिनांस मिनिस्टर को डिप्लॉय कर देते हैं कि आप देख लीजिए इस चीज़ों को। लेकिन जनरली ऑन रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड में है कि प्राइम मिनिस्टर इस तरह की कमिटीज को हेड करते हैं, जिसके थ्रू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। और इन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन करता है कौन, बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसका गठन किया गया था कुछ सालों पहले, कि आप टॉप मोस्ट पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए आप नाम सजेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले बैंक जो है, बैंक का जो बोर्ड होता है वो नाम रिकमेंड करता है किसको, बैंक बोर्ड ब्यूरो को। बैंक बोर्ड ब्यूरो वहां से फिर नाम सजेस्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट उस नाम पे सजेशंस लेती है और उस नाम पे डिसीजन लेती है, और फाइनली फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है डिफरेंट बैंक में। ये जरूरी नहीं है कि एक बैंक में जो सीजीएम है वो दूसरे बैंक में ईडी नहीं बने, ये अक्रॉस द बैंक होता है। मतलब हो सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो सीजीएम है उनको ईडी बना दिया जाए पंजाब एंड सिंध बैंक का, या पंजाब एंड सिंध बैंक के जो सीजीएम है उनको ईडी बना दिया जाए यूनियन। तो अक्रॉस द बैंक, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है तो उनको इससे मतलब नहीं होता, वो होता है कि वो टॉप ब्रास होते हैं ये बैंकिंग इंडस्ट्री के, तो अक्रॉस द बैंकिंग इंडस्ट्री कहीं भी उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। ठीक है, आफ्टर सर्विंग एज ईडी और डायरेक्टर आप एलिजिबल हो जाते हैं बैंक के टॉप मोस्ट पोस्ट के लिए, दैट इज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। बहुत सारे बैंक्स में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर या एमडी सीईओ साथ ही साथ कहते हैं कि पोस्ट को अलग अलग रखा गया है, और बहुत सारे बैंक में सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट को अमलगमेट करके एक ही व्यक्ति उसको संभालते हैं। तो अलग अलग बैंकों में अलग अलग प्रक्रिया है थोड़ी सी, तो इसमें भी प्रक्रिया वही होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंटमेंट करती है। वही सारी प्रक्रिया है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कमेटी उस पर डिसीजन लेगी, और प्रधानमंत्री के साइन एंड सिग्नेचर से, कैबिनेट के साइन एंड सिग्नेचर से वो नाम पास हो जाएगा कि इनको इस बैंक में सीएमडी बनाया गया है, एमडी बनाया गया है। तो और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ कि बैंक अपने हिसाब से चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट रखती है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में चेयरमैन अलग है और एमडी सीईओ का पोस्ट हैंडल करने वाले अलग होते हैं। चेयरमैन जनरली तरह से कहें कि एक सुपरविजन का, एक गार्जियन का पोस्ट होता है, और एमडी सीईओ जो होता है मोस्ट फंक्शनल पोस्ट होता है, वो मतलब सब कुछ उसको देखना है। ठीक है, चेयरमैन होते हैं डिफरेंट बैंक्स के कमिटीज के रूप में चेयर करते हैं, डिफरेंट बैंक बोर्ड ऑफ बैंक्स के वो हेड होते हैं बैंक बोर्ड के, तो उसमें वो आते हैं बैठते हैं, चेयर पर्सन होते हैं वो। ठीक है ना, उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो डिसीजन होता है, जिसमें कि एमडी सीईओ भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, उस डिसीजन को, जैसे होता है ना कि प्रधानमंत्री होते हैं वो मोस्ट फंक्शनल है, और राष्ट्रपति जो होते हैं कैबिनेट के सलाह पे चलते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जो कैबिनेट बनाया गया है, मंत्रिमंडल बनाया जाता है, उसके सलाह पे चलते हैं। उसी तरह से चेयरपर्सन जो होते हैं एक तरह से कहें तो नॉन फंक्शनल पोस्ट है, बट एक गार्जियन के रूप में रहते हैं। और एमडी सीईओ जो है मोस्ट फंक्शनल पोस्ट है, बहुत सारा क्या मतलब 99% डिसीजन वही लेते हैं। ठीक है,
और फिर उस डिसीजन पे साइन जनरली चेयरपर्सन कर देते हैं। ये तो हो गई प्रमोशन की बात और इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि सर एक ऑफिसर ब्रांच हेड कब बनता है? बहुत सारे बच्चों ने ये भी पूछा है कि ऑफिसर ब्रांच हेड कब बनता है सर, ब्रांच हेड बनने में क्या इश्यूज है? तो बच्चों स्केल 1 से लेके स्केल 5 तक के जितने भी लोग हैं, स्टाफ्स हैं, वो ब्रांच हेड बनाए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द ब्रांच। स्केल 5 वालों को मेट्रो सिटीज की बड़ी ब्रांचेज मिलती हैं, जनरली 500 करोड़ से ऊपर की जो ब्रांचेज होती हैं उनमें स्केल 5 के पदाधिकारी को रखा जाता है ब्रांच हेड के रूप में। ऐसा नहीं है कि उनका वो एजीएम है तो एजीएम ही रहेंगे, लेकिन एक एडिशनल है कि हाँ ब्रांच हेड जो है वो एजीएम यहाँ के ब्रांच हेड, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रांच होता है जिसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो ऑपरेट कर रहे होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, बहुत बड़े लेवल की ब्रांचेस होती है। और स्केल 1 जैसे स्केल 1 वालों को बनाया जाएगा तो छोटा ब्रांच होना चाहिए, छोटा जैसे छोटा बिजनेस होना चाहिए, 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक का बिजनेस रहता है तो स्केल 1 वालों को भी बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत कम होता है। अब तो बहुत रेयर हो गया है कि स्केल 1 वालों को ब्रांच हेड बनाया जाएगा अनटिल अनलेस बहुत अच्छा डायनेमिक अगर नहीं है, अगर ऐसा लग रहा है कि काम करके नहीं दे सकता है तो उस पर ट्रस्ट ब्रांच हेड के रूप में नहीं किया। ब्रांच हेड एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है और बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है जहाँ पे कि आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा ब्रांच देखना पड़ता है। मतलब उसमें कहा जाता है कि ब्रांच में एक पत्ता भी अगर हिल रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन ब्रांच हेड को देना होगा हायर अथॉरिटीज को, ठीक है। ब्रांच स्केल 5 वाले तक ही ब्रांच हेड बनते हैं जनरली, स्केल 6 वालों को ब्रांच हेड नहीं बनाया जाता है अनटिल अनलेस उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया हो बैंक की तरफ से ह्यूमिलिएट करने के लिए। अदरवाइज स्केल 6 वाले एंड एबव जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, हेड ऑफिस में बड़ा की पोस्ट या बड़ा डिपार्टमेंट या बड़ा सेक्शन संभालने के लिए होते हैं। कोई भी स्केल में ब्रांच हेड हो उसकी पूरी जिम्मेवारी पूरे ब्रांच की उस ब्रांच हेड पे होती है। जनरली क्या होता है कि ब्रांच हेड का काम ब्रांच के अंदर का सारा काम होता है, साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, तो उसके साथ लाइजनिंग करके बिजनेस क्रिएट करना, बिजनेस मोबिलाइज करना। जनरली क्या होता है कि ब्रांच के ही लोग मैक्सिमम बिजनेस क्रिएट करते हैं, मोबिलाइज करते हैं। हायर अथॉरिटी जो होते हैं मॉनिटरिंग के लिए होते हैं। तो मैक्सिमम जो 98% बिजनेस जो आता है, जो कहते हैं ना बैंक का बिजनेस, वो फील्ड स्टाफ से आता है। मतलब कि ब्रांचेस में काम करने वाले स्टाफ उस बिजनेस को लेके जाते हैं। बाद बाकी रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, हेड ऑफिस, ये सारे ऑफिसेज मॉनिटरिंग के लिए होते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिले होंगे और बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूं कि ऑथेंटिक रहूं और मैंने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा। एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ बने रहें और देखते रहें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।